वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं हाजिर हुई हूँ नॉवल की न्यू एपिसोड के साथ, जो यकीनन आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगी और आप लोग इसको बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से पता चलेगा कि आपको नॉवल पसंद आया है या नहीं। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इस चैनल पे हम रीड कर रहे हैं रमजान स्पेशल नॉवल शरारत मुबारक हो। यकीनन आपको ये नॉवल बहुत पसंद आएगा। एक बार फिर से अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए रीड करते हैं आज के एपिसोड। रमजान स्पेशल शरारत मुबारक हो, मकल्लम इमाम मलिक, किस नंबर 9। ठा की आवाज से गुलदान चिकनाचूर हो चुका था। अरमिश खान ने इधर उधर देखा तो सामने गुलरेज खान इसका ये कारनामा देख चुका था, इसलिए वो जल्दी से उसके पास आई और बोली, गुलरेज खान, ये तुमने क्या किया है। गुलरेज खान तो इस इफ्तार पर घबरा कर ही रह गया, यानी खुद तोड़कर इस पर इल्जाम लगा रही है। गुलरेज खान बोला, बीबी जी, ये हमने कब किया है। ये आपने नहीं किया है, अरमिश खान अबरूज खाते हुए बोली। मारे सामने अभी अभी तो तुमने खुद तोड़ा है, हमारी ये छोटी छोटी मासूम आंखों ने खुद देखा है। गुलरेज खान सफाई देते हुए बोला, अपनी ये मासूम आंखें अपने पास रखो, ये वाज तुमने ही तोड़ा है, समझे। अरमिश खान जरा रोब जमाते हुए बोली। तो गुलेज खान बोला, बीबी जी, जब हमने तोड़ा ही नहीं तो आप कैसे कह सकता है कि हमने ये गुलदान तोड़ा है। गुलेज खान, ये गुलदान तुमने ही तोड़ा है, जो पूछेगा तुमसे यही बताओगे, समझे। अरमिश खान जोर देते हुए बोली। बीबी जी, क्यों हमें नौकरी से निकलवाना चाहता है। पहले एक वो खाना खराब का बच्चा क्या कम था, जो अब तूने भी हमें नौकरी से निकलवाने के लिए इस तरह के काम कर रहा है। गुलरेज खान बेचारगी से बोला, ओए गुलरेज खान के बच्चे, हम लड़की है लड़का नहीं, कितनी दफा समझाएं। क्या तूने कर रहा लगाई हुई है, और ये आवाज तुमने ही तोड़ा है, जो पूछेगा तुम उसे यही बताओगे। अरमिश खान फैसला कुन अंदाज में बोली। तो गुलेज खान बेचारगी से बोला, बीबी जी, ऐसा तो मत करो, हमारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ जो हम अपने छोटा छोटा बच्चा का तुझको वास्ता दे। गुलेज खान, ज्यादा बक बक ना करो, ये वास तुमने ही तोड़ा है, बस चुपचाप ये मान लेना। पर बीबी जी, हमने तो इसको हाथ भी नहीं लगाया, तो हमने तोड़ा कैसे। तो तुम अरमिश खान से सवाल कर रहे हो, बोलो बोलो, अरमिश खान से सवाल करोगे तुम, मुझे जानते नहीं। बीबी जी, हमको तुम्हारे बारे जानना मानना भी नहीं, बस ये इल्जाम हम पे ना लगाना। हम मासूम सा खान है, इतने बड़े बड़े इल्जाम नहीं सह सकता। हाँ, तो बड़ा इल्जाम कब लगाया है, ये मान लो, वरना इल्जाम तो और भी बहुत से मैं लगा सकती हूँ। मसलन ये जो आकाश अंकल का फेवरेट डेकोरेशन पीस है, वो एक क्रिस्टल का घोड़ा उठाकर से दिखाते हुए बोली, इसे उठा के नीचे फेंकूंगी
اور بولوں گی کہ گلیز خان نے وکاس انکل کا فیورٹ کرسٹل ہارس توڑ دیا ہے۔ سوچو تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ گلیز خان اپنا انجام سوچتے ہوئے جرجری لے کر رہ گیا۔ یا پھر دادی کے پیسے نکال کے بولوں گی کہ یہ گلیز خان کا کام ہے، وہی گھر میں دندناتا پھرتا ہے۔ او کھانا خرابہ، تم روزہ رکھ کے ہم پہ اتنا بڑا بڑا اور موٹا موٹا جھوٹا الزام لگاؤ گے؟ تم کو ذرا شرم نہ آئے گا؟ ایک خان پہ اس طرح الزام لگاتے ہوئے؟ تمہارا تو زبان بھی تم سے معافیاں مانگتا ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے موٹے موٹے جھوٹ بول رہا ہے تو۔ اوے گلریز خان، میرا دماغ نہ زیادہ پکاؤ، جتنا بولا ہے وہی کرنا۔ جب وہ لاٹ صاحب پوچھیں کہ یہ واز کس نے توڑا ہے تو چپ چاپ سارا الزام اپنے سر لے لینا، ورنہ تم جانتے ہو اچھے سے کہ ارمش خان اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اسے جتاتے ہوئے بولی کہ اگر اس نے الزام اپنے سر نہ لیا تو اس کے ساتھ بہت برا کرے گی۔ گلیز خان بولا، تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم ابھی جا کے بی بی خانم کو بتاتا ہے کہ یہ واز تم نے توڑا ہے۔ اچھا، اور تم بتاؤ گے اور دادی جان تمہارا یقین کر لیں گی؟ تم سے پہلے میں جاؤں گی اور جا کر دادی کو بولوں گی کہ یہ واز تم نے توڑا ہے اور اب مجھ پہ الزام لگا رہی ہوں۔ ارمش خان فٹ سے بولی، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم ہم پہ اتنے موٹے موٹے الزام لگا رہا ہے؟ اوئے موٹے موٹے کے کچھ لگتے، یہ موٹے موٹے الزام کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو الزام موٹے موٹے لوگ جھوٹ موٹ میں لگاتے ہیں نا، ان کو موٹے موٹے الزام کہا جاتا ہے۔ تم نے مجھے موٹی بولا؟ ارمش خان چیختے ہوئے بولی۔ گلیز خان، اب تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا مجھ سے۔ ہمارے ہونے والے خانم کا واسطہ بی بی، ہم تم کو موٹا نہیں بولے ہیں۔ ہمارا اتنا ہمت کہاں کہ ہم تم کو موٹا بولے۔ ہم معصوم سا انسان ہے، تم کو موٹا کیوں بولے گا؟ تم تو بالکل بھینس کی طرح پتلے ہو۔ یقین نہیں آتا تو جا کے شیشہ ویشہ سے پوچھ لو۔ گلیز خان، یہ بھینس کی طرح پتلی کیا ہوتا ہے؟ بی بی جی، وہی جو تم ہو۔ اب تو گلیز خان تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بی بی جی، ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں تو ہمیں پکڑے گا کون؟ اچھا، تو تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ ارمش خان کو چیلنج کر رہے ہو؟ یاد رکھنا، ارمش خان آج تک کوئی چیلنج نہیں ہاری۔ اچھا بی بی، ویسے ہمیں تو سننے میں آیا تھا کہ آج تک تم کوئی لوڈو کا گیم بھی نہیں جیتا، تو پھر یہ ہارنے والا بات کہاں سے آ گیا کہ تم کوئی چیلنج ہارا ہی نہیں؟ ہمارے خیال سے روزہ تیرے دماغ کو چڑھ گیا ہے۔ گلیز خان سمجھداری دکھاتے ہوئے بولا، ایک وہ سڑی ہوئی مشین یہاں نہیں تو تم اس کے حصے کا میرا دماغ خالی کر رہے ہو؟ پتہ نہیں ہٹلر کا پوتا کیا کرے گا آ کر جب اسے پتا چلے گا کہ گلیز خان نے اس کے کمرے کی تلاشی لیتے ہوئے اس کا فیورٹ واز توڑ دیا ہے۔ ارمش خان بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اب گلیز خان اس کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ اس پہ الزام نہ لگائے، وہ اس کا ستم نہیں سہ سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، میری بچی کو بچا لیں، دیکھیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ ہائے کیا کر لیا میری ہنستی کھیلتی بچی نے۔ وہ شخص بری طرح دہائیاں دے رہا تھا جب ڈاکٹر فراج اسے ایمرجنسی روم میں لے گئے اور ڈاکٹر انایا کو بلانے کے لیے کہا، جو کہ اس ہاسپٹل میں سینئر ڈاکٹر تھیں۔
ये एक सुसाइड केस था। इमरजेंसी से फ्री होते ही वानिया खान, जिसे सुसाइड करने वाली और इसके बाप से शदीद हमदर्दी हो रही थी, इसे यकीन था कि जरूर इसके घर वालों ने इसकी पसंद की शादी से इनकार कर दिया होगा, इसीलिए इसने ये कदम उठाया है। इसीलिए वो मुसलसल इस शख्स के पास बैठी इसे दिलासा दे रही थी और इसे सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब इसने इसकी खुदकुशी की वजह बताई तो वानिया खान का दिल चाहा कि इमरजेंसी रूम में जाए और इसका ऑक्सीजन मास्क उतारकर इसे खुद ही मार दे। यानी इस कदर पागल लड़की थी कि पसंदीदा सूट ना मिलने पर खुदकुशी कर ली। वानिया खान तो हैरत से अभी तक आंखें घुमा रही थी और इस शख्स को देख रही थी कि आया इसने सच बोला है कि झूठ। जो ही वकार साहब वहां आए और वहां की कंडीशन पता की तो वहां सब स्टेबल होता देख वहां से चले आए, क्योंकि इनकी फॉरेन आर्किटेक्चर से मुलाकात थी, क्योंकि वो अपने हॉस्पिटल का इंटीरियर चेंज करवाना चाहते थे। जबकि इस बात पर फराज खान और वानिया खान कंधे उचकाकर रह गए थे, क्योंकि जानते थे कि इनके रोकने से कोई फायदा तो होगा नहीं। इसीलिए अब भी इन्हें यही लगता था कि वो किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि किसी ड्रीमी पैलेस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल इस कदर शानदार बना हुआ था कि वो कम से कम किसी हॉस्पिटल का नक्शा तो जाहिर नहीं करता था। और आए दिन इसकी इंटीरियर में चेंज और फिर हाईली क्वालिफाइड आर्किटेक्चर्स और इंटीरियर डिजाइनर इसे डिजाइन करते थे, डेकोर करते थे। जबकि हर बार रुकैया खानम पेचो ताप खाकर रह जाती, अपने एक फैसले एक गलत फैसले पर पछता रही थी, क्योंकि इनका बेटा तकरीबन सारी आमदनी इसी पर सर्व कर देता था। वो कितनी बार कह चुकी थी कि जितने पैसे वो इंटीरियर पर लगाता है, अगर यही पैसे वो गरीबों में तकसीम कर दें या गरीबों का मुफ्त इलाज कर दें तो क्या होगा। लेकिन नहीं, वकार साहब को कौन समझाए। जो ही डॉक्टर राज और डॉक्टर अनाया दोबारा से मरीजा का चेकअप करके बाहर आए और डॉक्टर वानिया को आंखें घुमाते हुए उस शख्स को घूरते हुए पाया तो इसके पास आए और बोले, क्या हुआ। तो वानिया बोली, राज, तुम्हें पता है कि वो अंदर लड़की जो है इसने सुसाइड क्यों किया। राज खान ने नफी में सर हिलाया और पूछा, क्यों। तो वानिया बोली, इस लड़की को इसका फेवरेट ब्रांडेड ड्रेस नहीं मिला, इसलिए इसने सुसाइड कर लिया। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। राज खान और डॉक्टर अनाया इशफाक ने एक दूसरे की तरफ देखा, यानी क्या अंदर मौजूद बेवकूफ लड़की ने वाकई इस वजह से खुदकुशी की है। अगर की है तो इन दोनों का दिल चाहा कि इसे खुद अपने हाथों से ही कत्ल कर दें, यानी ये भी कोई वजह है। लेकिन वो आए दिन इस तरह के केसेस हैंडल करते थे, इसलिए नफी में सर हिलाते आगे को बढ़ने ही लगे कि वानिया की बात पर दोनों को 1000 वॉट का झटका लगा। राज, वैसे ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया है। अपनी बात मनवाने के लिए राज तो मुंह खोले उसे देख रहा था, यानी उसकी बीवी शॉपिंग की दीवानी रोज रोज शॉपिंग करती है और हर रोज ही फराज उसे कोई ना कोई चीज लेने से मना कर देता था, तो अब वो डेली सुसाइड करेगी। अभी तो उनकी रुखसती भी नहीं हुई। फराज सदमे से बोला, वो आनिया सीरियसली तुम शॉपिंग की खातिर सुसाइड करने का सोच रही हो। आनिया जो अपने आइडिया पर अमल करने का सोच रही थी, फराज की गौहर अफसानी पर जोर से उसके बाजू पर मुक्का मारते हुए बोली, मैं पागल हूं जो शॉपिंग की वजह से सुसाइड करूं। फिर क्या वजह है। आइंस्टाइन की गलती, हमारी रुखसती से बड़ी भी कोई वजह है। ओह,
मैं भी सोचूं। वानिया मैडम रुकसी के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती। फराज खान बोला तो वानिया खान चिल्लाते हुए बोली, तुम तो चाहते ही नहीं कि हमारी रुखसती हो। बहुत शौक है ना कमारे रहने का, ताकि लड़कियां तितलियों की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाएं। राज खान तो मुंह खोले हैरत से उसे देखता ही रह गया। यानी वाकई में वानिया खान के होते हुए कोई लड़की उसके करीब मंडलाए। वो तो निकाह से पहले कभी किसी लड़की को उसके करीब नहीं आने देती थी, कुजा अब। वानिया खान गुस्से से वहां से चली गई, जबकि फराज जानता था कि अब उसे अपनी बीवी को मनाने के लिए सर दर की बाजी लगानी पड़ेगी। वानिया खान ने अपने रूम में आते ही जल्द अज जल्द अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर यह खबर लगा दी कि एक लड़की ने अपना पसंदीदा ब्रांडेड ड्रेस ना मिलने पर सुसाइड कर लिया। फिर इसके जहन में जो आया था कि वो भी रुखसती ना होने पर सुसाइड कर ले, लेकिन फिर खुद ही खुद पर लानत भेजी। यानी एक तो रमजान का महीना चल रहा है, और दूसरा अगर वो सच में सुसाइड करने से मर गई तो क्या फायदा जिस चीज के लिए सुसाइड किया, जब वो ही हासिल ना हो। इसलिए जर्जरी लेते हुए वहां से अपने वार्ड की तरफ चली थी। कैसी लगी आपको आज के एपिसोड, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और रमजान के बाबरकत महीने को मजीद स्पेशल बनाएं। दूसरों की मदद करें और कोशिश करें कि दूसरों की आपकी वजह से दूसरों का दिल ना दुखे, और जितना हो सके खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुद से खुश रखें। रमजान स्पेशल विद योर स्वीट स्माइल। अपनी खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ रमजान को मजीद खूबसूरत बनाएं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक वीडियो एंड आल्सो स्वीट कमेंट्स। जहां रहें खुश रहें। अल्लाह निगहबान। मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट डे। अल्लाह हाफिज।